नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस बात की कवायद तेज की जा रही है कि 19वीं लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाए। यानी कि एक राष्ट्र है तो एक ही चुनाव होना चाहिए। इस बात को लेकर के तैयारी पूरी की जा चुकी है और इस बात को लेकर के अब संभावना जताया जा रहा है। इस विषय में अब पक्ष विपक्ष के विभिन्न तर्क सामने आ रहे हैं और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव क्यों कराना चाह रही है। इससे क्या नफा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इससे संबंधित जो विधेयक है उसकी जो जांच की जा रही है, जो संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा, उसके अध्यक्ष ने अब ये संकेत दिया है कि 2029 का जो आम लोकसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले तमाम तंत्र को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि संभव है कि 2029 के चुनाव में हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। अब इसके अंतर्गत क्या प्रमुख बातें कही गई है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो संयुक्त संसदीय समिति की पहल क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि संविधान संशोधन एक हुआ था, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये तमाम बातें की जा रही है। इसके अंतर्गत संयुक्त संसदीय समिति संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पर विचार कर रही है और इसी के जो ये संयुक्त संसदीय समिति की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इन्होंने इस बात को लेकर के जानकारी दिया कि हम 2029 के लिए अब यहां पर तैयार हैं। लोकसभा इसके अंदर क्या क्या होगा, यानी कि लोकसभा का चुनाव और विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होता है। आप देखते हैं कि साल भर सरकार जो है कहीं ना कहीं चुनावी मोड में रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से खामियां तो होती ही है, आर्थिक नुकसान भी होता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है कि लोकसभा का चुनाव और तमाम राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करा दिया जाए। और अगर एक साथ कराना है तो निश्चित तौर पर इसके लिए तमाम तरह के संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना पड़ेगा। इन्हीं चीजों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता रही और उसी पर विस्तार से अब चर्चा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समिति ने गोवा में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा कर राज्यों के जो विचार हैं वो भी प्राप्त करने का कोशिश किया है। यहाँ पर समर्थन की बात किया गया है। तो संयुक्त जो समिति है उसने कहा है, उसके अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी। उन्होंने इस बात को लेकर के जोर दिया है कि अब तक जितने भी परामर्श किए गए हैं, तकरीबन 99% नागरिक समाज संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि तमाम जो अड़चने थे वन नेशन वन इलेक्शन होने में, वो दूर होता हुआ दिख रहा है और समिति का लक्ष्य 2029 के आम चुनाव तक इस व्यवस्था को लागू करने योग्य बना देना है। यानी कि उससे पहले पूरी तैयारी हो जाए और फिर 19वीं लोकसभा का चुनाव जब 2029 में हो तो फिर वह वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर ही किया जाए। ये बातें इसमें कही जा रही है। अब निश्चित तौर पर अगर ये काम करना है, वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में करना है, तो यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि तमाम राज्य इस बात को लेकर के सहमति दे दे और यह भी देखना पड़ेगा कि आगे चलकर के अगर बीच में कोई विधानसभा भंग हो जाता है या लोकसभा भंग होता है तो फिर कैसे काम किया जाएगा। ये तमाम प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 5 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब समझने की कोशिश करते हैं जो इस संदर्भ में है। आखिर इसका मतलब क्या है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का। तो जैसा हमने पहले कहा कि लोकसभा, विधानसभा की बात की जाएगी तो तमाम जो राज्य हैं सभी विधानसभा की बात की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं ये अभी अलग अलग हो रहा है, वर्ष भर कहीं न कहीं चुनाव होता ही रहता है। ये अलग अलग ना हो करके एक साथ पूरा चुनाव करा दिया जाए। ऐसे समझिए, आप अगर पंचायत के इलेक्शन में कभी पार्टिसिपेट किए हैं, पार्टिसिपेट कहने का तात्पर्य है मतदाता के रूप में आपने कभी अपना मतदान किया है, तो आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में 5-6 पोस्ट के लिए एक साथ आपको मत डालना होता है। यानी कि आप जो है एक ही बार बूथ पर जाते हैं और 5-6 मशीन वहां पर लगा होता है। आप ग्राम प्रधान के लिए, सरपंच के लिए, वार्ड काउंसलर के लिए, पंचायत समिति, जिला परिषद, तमाम पदों के लिए आप अपना मत एक साथ देते चलते हैं। ये आपने गौर किया होगा।
यदि आपने पंचायत चुनाव में भाग लिया है। कुल मिलाकर के वैसे ही व्यवस्था करने की बात की जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा दिया जाए, स्थानीय स्तर के चुनाव भी उसके साथ ही हो जाए। एक बार मतदाता जाए और जिनको लोकसभा में देना है उनको वोट दे, विधायक जिनको चुनना है, स्थानीय स्तर पर जिनको चुनना है, पूरा चुनाव खत्म। अब सीधे 5 साल बाद चुनाव होगा और इस 5 साल में पूरी तौर पर जितने भी जहां-जहां सरकारें जो भी चुन के आ गए हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि तत्परता के साथ, जवाबदेही के साथ, पारदर्शी के साथ आप जनता की सेवा के लिए काम करें, यानी कि आपको जन कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। ये कोशिश इसमें किया गया है। अब इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों का कार्यकाल 2029 के बाद भी बचा होगा, उनका क्या होगा? क्योंकि अभी देखते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। ऐसा ही आपने केरल में देखा, ऐसा ही पुडुचेरी में देखा, ऐसा ही आपने असम में देखा, बिहार में भी हुआ है। कुल मिलाकर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी-अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है पिछले कुछ समय में। अब यहां से 5 साल इनका कार्यकाल होगा। 2026 से अगर जोड़ते हैं पश्चिम बंगाल का ही, तो 2031 तक इसका कार्यकाल है। इस बात को समझिए। तो अब क्या किया जाएगा? और कह रहे हैं कि 2029 में ही वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। तो फिर यह समझने की बात है कि 2029 के बाद ऐसे राज्यों का कार्यकाल जिसका आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, उसको कैसे समायोजित किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया है कि संविधान संशोधन के जरिए उन राज्यों के कार्यकाल को समय से पहले ही समाप्त कर दिया जा सकता है और 2029 का जो चुनावी चक्र होगा उसके साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कि अगर समय आगे है, अब जैसे कि अगले साल 2027 में समझेंगे, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और 29 में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो यूपी का 2 साल ही पूरेगा, 3 साल का कार्यकाल बाकी रह जाएगा। इस कंडीशन में संविधान संशोधन करके 2029 में ही इसका फिर से चुनाव करा दिया जाए और फिर आगे के 5 साल के लिए ये चलेगा, यानी कि 2034 में फिर इलेक्शन एक साथ होता हुआ दिखेगा। ये कहीं न कहीं यहाँ पर कोशिश किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। फिर जिनका कार्यकाल 2029 से पहले खत्म हो रहा होगा, उनका क्या होगा? 2029 से कार्यकाल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 27 में खत्म हो रहा है। तो यहां पर फिर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? तो यहां कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है या फिर केवल 2029 के लिए चुनाव संभव हो सकता है। तो क्या उत्तर प्रदेश का ही अगर उदाहरण लेंगे तो क्या 2027 अगले साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, प्रश्न ये है कि क्या इस स्थिति में अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला है? नहीं होने का तात्पर्य है कि अगर 29 में फाइनल हो जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो 2 ही शर्त हो सकता है, कंडीशन। या तो उत्तर प्रदेश का अगले साल का जो चुनाव हो वो 2 साल के लिए ही हो जाए कि 2027 में हो रहा है तो 29 तक कार्यकाल बस रहेगा, फिर 29 में चुनाव होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो ही ना और 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, यानी कि 27 में खत्म होना था, अब ये 29 तक चलेगा और 29 में चुनाव होगा। इन तमाम चीजों के लिए क्या हो सकता है, प्रावधान किए जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि विधानसभा भंग कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा खत्म, चूंकि कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल के लिए राष्ट्रपति शासन। और तमाम ऐसे राज्यों में जहां जहां इस तरह की कंडीशन होगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर के एक बार तो यह करना होगा ना कि 2029 तक सभी को पहुंचने के लिए तमाम तरह के जो दुश्वारियां हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो किसी का कार्यकाल बढ़ सकता है, घट सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तमाम तरह के प्रावधान हो सकते हैं, ये करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या कानूनी चुनौतियां आएगी? निश्चित तौर पर तमाम तरह की कानूनी चुनौतियां आएगी, संवैधानिक चुनौतियां देखने को मिलेगा। संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा और हम जानते हैं संविधान संशोधन की जब बात की जाती है तो आर्टिकल 368 हमारे सम्मुख आता है। अब अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जब संशोधन करने की बात करेंगे तो इसमें सामान्य बहुमत से तो है ही, लेकिन आप जानते हैं विशेष बहुमत का भी प्रावधान है। तो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगा और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन करना चाहते हैं संविधान के अंतर्गत, तो उसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की भी आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये तमाम कार्य जो हैं, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत कहा गया है, वो लागू करना होगा।
इसीलिए इसमें तमाम तरह की चुनौतियां आने वाली है और आर्टिकल 83, 172, 356 इन सब में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर बीच में ही कोई सरकार गिर जाए तो क्या नियम प्रस्तावित है? ऐसे समझिए, 2029 में मान लेते हैं सभी का एक साथ चुनाव हो गया तो कार्यकाल अगले 5 साल के लिए चला गया, यानी कि 2034 तक सभी का कार्यकाल होना है। अब उदाहरण के लिए लेते हैं उत्तर प्रदेश का, यूपी भी 2034 के लिए फिर जाएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा हो जाता है, राजनीतिक गलियारों का कुछ भी भविष्य हो सकता है ना, तो 2034 तक यूपी की सरकार नहीं चल पाती है और 2031 में ही जाकर के 29 के बाद 2 साल बाद 31 में ही ये सरकार यहां पर गिर जाती है। तो फिर क्या कंडीशन होगा? क्या फिर यहां विधानसभा चुनाव कराया जाएगा? क्योंकि फिर सरकार तो यहां पर किसी ना किसी का होगा, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाइए, और कई राज्यों में ऐसा हो सकता है। फिर किस तरह के नियम आएंगे? अब यहां पर कहा गया है क्या मध्यावधि चुनाव होगा। अब एक प्रश्न यह है कि अगर मध्यावधि चुनाव आप कराते भी हैं तो आप अगले 5 साल के लिए ना कराएं। जैसे कि 31 में अगर सरकार गिर गया उत्तर प्रदेश का मान लेते हैं, तो आप 2036 तक के लिए चुनाव ना करवाएं, है ना, 5 साल के लिए कार्यकाल फिर ना हो। फिर कार्यकाल क्या हो कि 31 में अगर गिरा है और 34 में फिर से एक बार सबका वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू पूरे देश में चुनाव होना है, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही आप मध्यावधि चुनाव करवाएं। यानी कि 31 में सरकार गिरा है तो 34 तक आप करवा लीजिए। 3 साल ही जो भी सरकार में चुन के आए, अब उसको 3 साल का ही समय मिले मध्यावधि चुनाव में। यानी कि मध्यावधि चुनाव पूरे 5 साल के लिए ना हो करके बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराए जाएं, ताकि अगला चक्र ना बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये तमाम तरह की कोशिश इसके अंतर्गत किया गया है। अब इसके पीछे कुछ आर्थिक तर्क भी दिए गए हैं। प्रशासनिक और संवैधानिक तर्क तो हम समझ लिए, आर्थिक तर्क क्या है? समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार चुनाव देश भर में हो रहा है ना, उस वजह से क्या होता है कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि बार बार अलग अलग चुनाव कराने से देश को लगभग 7 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है और बार बार चुनाव होने से चुनावी व्यय समय के साथ बढ़ता ही जाता है। प्रशासनिक संसाधन जो है इस पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है ना। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अब ये बार बार लगेगा तो विकास परियोजनाओं पर लगाम लगता है, नीति निर्माण इससे प्रभावित होता है, सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारी, इन सभी का चुनाव में ड्यूटी लगता है। बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो देश भर में अफरा तफरी मचते रहती है। ये यहाँ पर ग्राफ देखिए, इसके जरिए ये बताया गया है कि किस तरह से इलेक्शन में खर्च बढ़ता जा रहा है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 2004 की बात करेंगे और धीरे धीरे समय के साथ देखेंगे तो यहाँ पर जो खर्च है इलेक्शन का वो लगातार तेजी से 2024 तक बढ़ा है। यहाँ पर अगर देखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच वोट की बात किया जाए तो 2019 में देखा जाए तो केवल 700 था और समय के साथ बढ़ते हुए 2024 तक ये पहुंच करके 1400 हो गया है। तो कुल मिलाकर के 2 गुना यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो समय के साथ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और अगर हम समय के साथ सचेत नहीं होते हैं, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रावधान को फॉलो नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में ये परिस्थिति और विकट हो सकता है, खर्च और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या देश में इस तरह की व्यवस्था पहली बार होगा? क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहली बार कराए जाएंगे? क्या ये वाकई व्यवहारिक है? जवाब इसका है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। इससे पहले इस देश में ऐसा लंबे समय तक होता रहा है, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि दिखने में लगता है। 1952 में क्या हुआ था? हमारे देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद अगले 5 साल, देखिए 5 साल का कार्यकाल 57, फिर अगले साल 62, फिर अगले 5 साल 67। अब देखिए 52 से लेकर के 67 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एकदम एक साथ कराए जा रहे थे। फिर आखिर ये चक्र बदल कैसे गया? ये समय 68-69 का। क्यों? क्योंकि इसमें कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जो विधानसभा हुआ वो समय से पहले भंग होता गया। इसके पीछे के अपने कई राजनीतिक पहलू भी हुआ और इसके बाद क्या होता गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर फिर कराए जाते रहे और ये चक्र जो है वो पूरी तरह से बदलता गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इस देश ने लंबे समय तक वन नेशन वन इलेक्शन को ऑलरेडी फॉलो किया है और ये उस दौर में फॉलो किया गया है जब देश आजाद हुआ था। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज था भी नहीं,
तब हमने इसे प्रैक्टिस किया था, तो आज के दौर में इसे क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, निश्चित तौर पर इसके जो पक्ष और विपक्ष हैं उनका अपना अपना तर्क है। समर्थक का कहना है कि लगातार यदि चुनाव होता है, आदर्श आचार संहिता लगता है, विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, नीति निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो तमाम तरह की जो है विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है देश में भर में बार बार चुनाव होने से। जो इसके विरोधी हैं उनका सबसे प्रमुख सवाल यही है कि विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने से जनादेश और संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है। यह भी बुनियादी प्रश्न है। दूसरा, प्रशासनिक मशीनरी का जो आप कह सकते हैं हमेशा चुनाव में ही उपयोग होता हुआ रहेगा, ये कहना है समर्थक का, वन नेशन वन इलेक्शन का। और इससे क्या होगा कि चुनाव का खर्च बढ़ता जाएगा, जो भी हमने हाल ही में देखा। जो इसके विरोधी है उनका कहना है राष्ट्रीय लहर में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे छूट सकते हैं। ये भी अपने आप में बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा हावी होता है। चीन भारत का कैसा संबंध है, भारत पाकिस्तान का कैसा संबंध है, बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है, तमाम तरह के राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात करेगा और उसमें भी स्थानीय चुनाव को भी इसमें शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पर उसमें तो नितांत क्षेत्रीय मुद्दा शामिल होता है कि अगर बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो बिहार के मान लेते हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ परेशानी है, वो पूरे बिहार राज्य का मुद्दा बन सकता है और उस पर चुनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थानीय चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दा पर होता है। लेकिन जब ये तमाम चुनाव एक साथ करा दिया जाएगा तो राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा हावी होगा। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर के चुनाव में प्रचार होंगे, रैलियां होगी, तो स्थानीय मुद्दे अपने आप गायब हो जाएंगे। तो संभव है कि विकासात्मक कार्य पर सरकार का, पार्टी का, सत्ता वालों का ध्यान ना जाए और जनता का इससे नुकसान हो। यह भी अपने आप में एक वाजिब प्रश्न है। लेकिन सच्चाई आज की क्या है? आज सोशल मीडिया के जमाने में जनता इतनी समझदार होती हुई गई है कि अगर एक साथ चुनाव होता भी है तो वो मुद्दे को सेपरेट कर सकती है। कई राज्यों में ये देखा गया, लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ और ठीक उलट देखा गया कि लोकसभा में किसी और को उसी जनता ने वोट दिया और ठीक वहीं पर विधानसभा के लिए उसी जनता ने किसी और को वोट दिया। तो ये माना जा सकता है कि समय के साथ जो लोग हैं, जनमानस हैं, उनकी परिपक्वता चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के बढ़ती जा रही है। तो हमारा समाज, जनादेश इतना परिपक्व हो चुका है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए डेटा दिया गया है, चूंकि 2029 को मध्य में रखा गया है ना, कि 2029 यानी कि 19वीं लोकसभा चुनाव, वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन हम अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो जो है यहां पर देखिए कि 29 से ठीक पहले किन किन राज्यों में चुनाव होना है और उसके बाद कहां कहां होना है और 29 में कहां कहां होना है, यह भी समझने की बात है। तो चुनावी चक्र यहां पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है और संभावित असर है, जरा इसको समझ लेते हैं। 28 में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, राजस्थान में होना है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। और 27 में देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। तो समझिए इतने बड़े बड़े राज्य यहां पर तैयार हैं इलेक्शन के लिए। 29 में देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो यहां पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इन तमाम राज्यों का चुनाव तो लोकसभा के साथ ही करा दिया जाएगा, ये तो कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, अगर यहां होता है तो 5 महीने से 1 साल तक इनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा इन तमाम राज्यों का। चूंकि 28 में है, ठीक 29 में चुनाव होना है, तो किसी का 5 महीने का कार्यकाल है, किसी का 7 महीना का, किसी का 10 का, किसी का 1 साल का। तो कुल मिलाकर के 5 महीने से 1 साल तक कार्यकाल बढ़ सकता है इन तमाम राज्यों का। अब आगे चलते हैं, 30-31 की बात करते हैं। 29 के बाद तो यहां पर चुनाव होगा बिहार का, दिल्ली का, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। यानी कि लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद जो देखते हैं हम, इन राज्यों में चुनाव होता है। तो यहां पर क्या हो सकता है कि इन राज्यों का जो कार्यकाल है वो 5 साल पूरा होने ना दिया जाए, इनका कार्यकाल तमाम राज्यों का 1-2 साल कम कर दिया जाए। यह चीज संभव है। लेकिन एक बात और बताइए, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? क्योंकि ये तो ठीक आगे पीछे नहीं है, 2 साल पीछे है। तो यहां पर ध्यान रखिए, ऐसा हो सकता है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग वगैरह जो हो कंडीशन वो हो सकता है और शायद संभव है कि विधानसभा का चुनाव हो ही ना। फिर क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है
और अगले 2 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा के रखा जाए और 29 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी एक साथ करा लिया जाए। इस बात की कितनी संभावना आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में संभव है अगले साल वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्योंकि ये जो संसदीय समिति की टीम है, ये लखनऊ भी जाने वाली है, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वहां के विभिन्न दल के जो नेता है, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा, राय मशविरा ली जाएगी, उनकी बातों को भी जगह दिया जाएगा और फिर कुछ ना कुछ समाधान ढूंढा जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देते चलिए। यदि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस प्रश्न का जवाब मैंने इसी लेक्चर में चर्चा किया है। अब आप अपने विचार लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना वाकई भारतीय राजनीति, भारतीय जनमानस के हित में है या नहीं है। आपके जो भी जवाब हैं तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।